हेलो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्रीन हाउस क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे गैसेस हैं, जिसमें से एक गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करता है, जो भी हमारे वायुमंडल में या तो कहें एटमॉस्फेयर में जो हीट है उसको ट्रैप करता है और अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल भी बनाने में सहायता करता है। लेकिन इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस। और भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जैसे मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। इस अगर ये गैस नहीं रहता ना, तो अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्डर लिव इन टू लिव इन। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर, अगर इसका लेवल इंक्रीज होते जा रहा है आज के दिनों में, किसकी वजह से? ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, जो कारखानों से निकलने वाली धुआं है, फिर यान वाहनों से निकलने वाली धुआं है। और ये क्या कर रहा है? हीट को और भी इंक्रीज कर देता है। इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? जो गर्मी बढ़ती जा रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर जा रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये क्या करता है? इसकी वजह से क्या होता है? स्नो जो है, अब स्नो कहाँ है? आपके ग्लेशियर्स जो हैं जहाँ पे भी, जैसे कि हम अगर देखें पोल साइड में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साइड में अगर हम देखें, तो वहां पे तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। वो ग्लेशियर्स इस गर्मी के कारण धीरे धीरे करके स्नो मेल्ट होते जा रहे हैं। मेल्ट हो जाने के बाद, मेल्ट होगा तो कहाँ जाएगा? आसपास के समुद्र है वहां जाएगा। समुद्र के पास अगर जाएगा, तो जितने भी कोस्टल एरियाज है, जैसे हमारा इंडिया का ये जो कोस्टल एरिया है, क्या है? यहाँ तो आसपास समुद्र है। अब क्या होगा? अगर समुद्र का लेवल बढ़ेगा, सी राइज, तो यहाँ पे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, इन सब पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फ्लड आ सकता है कोस्टल एरियाज में, देयर में भी ड्रास्टिक चेंज, और क्लाइमेट में भी बहुत सारे चेंज आएगा। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। हर प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स, कुछ एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं प्लांट्स या एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये एक आपका छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे लिखा भी है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि CO2 का लेवल बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लेयर्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में बांटा गया है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर। क्या क्या है? सबसे पहला लेयर हम बोले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, एंड देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर क्या है? सबसे पहले हम इस डायग्राम को दिखाएं, तो देखिए ट्रोपोस्फेयर कहाँ है। ये देखिए नीचे, मतलब जितनी भी जो हमारे नीचे से स्टार्ट होता है, अगर हम बोले तो जीरो से स्टार्ट, हमारा हम लोग जहाँ रहते हैं, मान लीजिए कि वो जीरो है, और ऊपर तक हम जाएं, तब क्या होता है? आपका वहां तक ट्रोपोस्फेयर रहता है। अच्छा, तो ट्रोपोस्फेयर में दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर, और इसका एवरेज हाइट कितना है? 13 किलोमीटर। द हम लोग जितना भी जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, वो सारे इसी लेयर में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना कहने का मतलब रेनफॉल जितना भी होगा, फॉग होगा, हेल स्टॉर्म्स होगा, इसी लेयर में होंगे। इसके बाद लेयर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही ट्रोपोस्फेयर है, इस जहाँ खत्म हो रहा है, वहां पे पॉज है। यहाँ पे देख रहे हैं? अच्छा, इसके बाद हम देखें यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फेयर माने प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई चेंज ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इसको बोला गया है ट्रोपोपॉज। उसके बाद हम देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर जो है, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। ये कितना हाइट है? इसका एवरेज हाइट 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। इसमें कोई भी क्लाउड रिलेटेड माने वेदर फिनोमिना रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं होती है। इसीलिए ये जो जितनी भी ये जो लेयर है,
वो फ्लाइंग कंडीशंस के लिए एरोप्लेन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ही आइडियल माना जाता है। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि यहाँ पे ओज़ोन लेयर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है ओज़ोन का, ओज़ोन गैस यही तो हमारी मदद करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल इफ़ेक्ट से। ये इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ पे स्ट्रेटोस्पोज़ क्यों लिखा गया है, ये आपको मैंने फिर से बता देती हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ खत्म हो रहा है, मेसोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, जिसके यहाँ से पॉज़ दिखाई दे रहा है या ज़्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक बोलते हैं स्ट्रेटोपोज़ पॉज़। नेक्स्ट मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है, ये थर्ड लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और ये इसका हाइट है, एवरेज हाइट 80 किलोमीटर। जितने भी मीटियोर्स हैं यहीं पे बर्न अप हो जाते हैं इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अच्छा, इसके ऊपर है थर्मोस्फेयर। इस थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। आयनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड बिटवीन it extends between 80 to 400 kilometer. This layer also helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth and reflected back to the earth by this layer. Exosphere यानी सबसे last layer है. The uppermost layer of the atmosphere is known as the exosphere. सबसे ऊपर का लेयर है और ये बहुत ही यहाँ पे हवा मतलब नामात्र बहुत थिन एयर है। यहाँ पे लाइट गैसेस हैं जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट इन द स्पेस फ्रॉम एयर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।